गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस में सेकंड जो बुक है उसका अपना थर्ड चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है अपने नियोजित विकास की राजनीति। इसकी भैया अब तक अपने 3 क्लास हो चुकी है। आज ये है अंतिम क्लास है। आज यह चैप्टर अपने कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपका एक जो कमेंट है उसका मैं आपको जवाब देना ज़रूर से चाहूँगा। कमेंट आपका बार बार एक कमेंट आता है, सर जल्दी जल्दी क्लास डालो, सर पॉलिटिकल साइंस की डेली क्लास लो। अरे मुझे एक चीज़ का जवाब दे दो, आप अपने पॉलिटिकल साइंस में अब सिलेबस बचा कितना है? एक बुक में कंप्लीट करा चुका हूँ, सेकंड बुक अपने चल रही है, थर्ड चैप्टर अपने आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप ये बताओ अपने चैप्टर शेष कितने रहे हैं? तीसरा चैप्टर अपने आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चौथा चैप्टर आपके सिलेबस में है नहीं, पांचवा अपने को पढ़ना है, छठवां आपके है नहीं, सातवां अपने को पढ़ना है, आठवां है नहीं, नौवां पढ़ना है। मतलब मात्र 3 चैप्टर और बचेंगे अपने, मात्र 3 चैप्टर। ठीक है, फिर भी आप सर जल्दी जल्दी क्लास डालो। क्लास डालने से क्या होगा? मैं आपका 10 दिन में सिलेबस पूरा कर दूंगा, उससे क्या होगा? वो मायने नहीं रखता भैया। जल्दी जल्दी क्लास डालो। मेन चीज़ ये है मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना आपको समझा रहा हूँ, जितना आपको लिखा रहा हूँ, क्या वो आपके तैयार है क्या? जब टेस्ट वगैरह आयोजित करते हैं तब तो आपके नंबर आते हैं 10 से 11 12। ठीक है, अगर आपको जल्दी जल्दी क्लास डाल दूँ तो फिर आपके टेस्ट में भी तो नंबर आने चाहिए। फिर टॉपर्स की लिस्ट में क्यों नहीं आते? टॉपर्स में 15 से 20 स्टूडेंट क्यों रहते हो? ठीक है, जब आपके इतना जल्दी तैयार हो रहा है तो फिर आपको टॉपर्स में आना चाहिए। वहाँ तो आपके नंबर नहीं आ रहे, यहाँ कह रहे हो सर जल्दी जल्दी क्लास डालो। या फिर पूरे यूट्यूब पे कोई एक ऐसा चैनल बताओ जिसने मेरी तरह आपको पढ़ाया है, नोट्स भी लिखाए हैं और टेस्ट भी लिए हैं और मेरे से आगे चल रहा है उसका सिलेबस। अगर ऐसा कोई चैनल है तो वो बता दो मुझे। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है मुझे खुद को पता है, मैं आपको कह चुका हूं कि अपने 15 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो मेरी टेंशन है। 15 नवंबर बहुत जल्दी है वैसे देखे तो अपने। ठीक है, 15 नवंबर बहुत जल्दी है वैसे देखे तो, फिर भी आपके एग्जाम के 4 महीने रहेंगे आपके पास में। आपका जो काम है वो क्या है? आप पढ़ो बस। जितना सर ने समझा दिया, जितना मैंने लिखा दिया, उनके आप नोट्स बनाओ अच्छी तरह से, उनको आप तैयार करो। आज टेस्ट जो होते हैं उन टेस्ट की तैयारी करो, अच्छे नंबर लाने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो से क्या होगा? जल्दी जल्दी वीडियो डालो, जल्दी जल्दी वीडियो डालो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखो। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगेगा कि हाँ अब वीडियो की आवश्यकता है, पॉलिटिकल की आवश्यकता होगी पॉलिटिकल का डाल दूंगा, हिस्ट्री की आवश्यकता होगी हिस्ट्री का बना दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं भैया अपने चैप्टर की। देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज का अपना जो क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वह क्वेश्चन क्या है? सीटों का पूरा नाम बताइए। भैया अपने अपने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था शीत युद्ध का दौर, उसमें आया था भैया अमेरिका जो था उसने नाटो बनाया था। एक था उसका सीटो, एक था सेंटो। ये संगठन थे अमेरिका के द्वारा बनाए गए। ठीक है, तो ये सीटो जो है इसका पूरा नाम क्या था ये आपको बताना है। 2013 के एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने चैप्टर। देखो भैया अपने चैप्टर में आज की क्लास जो होगी वो होगी अपने नियोजन के परिणाम, जो अपना अंतिम टॉपिक है। देखो अपने भैया जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें बात की थी कि जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो आज़ाद भारत के सामने 3 चुनौतियां आई थी। पहली चुनौती थी लोगों को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, जिसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं किस प्रकार से एकीकरण वगैरह किया गया था। दूसरी चुनौती थी भैया लोकतंत्र कायम करने की चुनौती, उसकी चर्चा भी अपने सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं कि किस प्रकार से अपने भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। तीसरी चुनौती थी भैया आर्थिक विकास की चुनौती, और उसी चुनौती के अध्ययन या उसी चुनौती का अपने चर्चा जो है वो इस चैप्टर में कर रहे हैं। तो भारत में भैया जो आर्थिक विकास करने की चुनौती थी, इस चुनौती को दूर करने के लिए भारत ने कौन सी प्रक्रिया अपनाई थी? नियोजन की प्रक्रिया अपनाई थी, जिसको अपने नियोजित विकास की प्रक्रिया भी कहते हैं। और नियोजन की प्रक्रिया कौन से देश से अपनाई ये मैं आपको बता चुका हूं। सोवियत संघ या रूस जो है, इससे भारत ने नियोजन की प्रक्रिया अपनाई थी। और 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी, जो कितने साल के लिए बनी थी? 5 साल के लिए बनी थी। फिर उसके बाद में कंटिन्यू अपने
5-5 वर्ष के अंतराल पर पंचवर्षीय योजनाएं बन रही है, हालांकि बीच में 1-2 वार्षिक योजनाएं भी बनी थी। तो अपने भैया नियोजन अपने पढ़ चुके हैं, भारत ने नियोजन की प्रक्रिया अपनाई, किस प्रकार से कार्य किया, अब उसका रिजल्ट क्या रहा, उसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। देखो भैया नियोजन के परिणाम। अब नियोजन जो है भैया, इससे आर्थिक विकास व लोगों के भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता मिली। फर्स्ट परिणाम क्या रहा कि जो सफलता मिली थी वो आंशिक सफलता मिली थी, मतलब एक जितनी अपने उम्मीद कर रखा था, अपने जितने अपने सोच रखा था उसके मुकाबले अपने सफलता जो है वो काफ़ी कम मिली। अरे जैसे अपने बोर्ड के एग्जाम देते हैं, अपने अच्छी तैयारी करते हैं और अपने ये सोचते हैं 90% आ जाएंगे, लेकिन फिर आते हैं अपने 75, तो अपने क्या कहेंगे यार जितना आपने सोचा था उतना रिजल्ट अपने को नहीं मिला। तो इसी प्रकार से भी यह भारत में जो नियोजन की प्रक्रिया अपनाई थी ना, लोगों की भलाई करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों का विकास करने के लिए, उद्धार करने के लिए, तो उसमें सफलता तो मिली लेकिन उतनी नहीं मिली जितनी भारतीयों ने सोच रखी थी। वो सफलता कैसी थी? आंशिक थी, नाम मात्र की थी। ठीक है, इसके अलावा यार जो विकास हुआ वह कैसा हुआ? असमान विकास हुआ। नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो विकास हुआ वो कैसा हुआ? असमान हुआ, मतलब संपूर्ण भारत के संपूर्ण लोगों का एक समान विकास नहीं हुआ। किसी क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो गया, किसी क्षेत्र में कम विकास हो गया। जैसे आपने पढ़ा था पहली पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल परियोजना बनी, तो अब भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर बना भैया? ये तो पंजाब में बना, तो विकास कहाँ का हुआ? पंजाब का हुआ। उससे अपने को झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, केरल वगैरह है, तमिलनाडु है, इनको क्या फायदा हुआ? समझ रहे हो आप? जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसमें कई इस्पात कारखानों की स्थापना हुई, कई उद्योगों की स्थापना हुई, तो वो तो 2-3 स्टेट में हुई, बाकी स्टेट को क्या फायदा हुआ? तो कहने का मतलब हो गया कि इस नियोजन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो विकास हुआ ना वो कैसा हुआ? असमान हुआ, उसमें सभी लोगों को एक जैसा फायदा नहीं हुआ। अब भैया इन परिणामों को अपने मोटे तौर पर 3 बिंदुओं में बांटकर अपने अध्ययन करते हैं। पहला परिणाम जो आता है वह आता है बुनियादी या आधारभूत संरचना, मतलब नियोजन के परिणाम स्वरूप कुछ बुनियादी उद्योगों की स्थापना हुई, कुछ आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ। वो क्या है? देखो, भारत के आगामी आर्थिक विकास की नींव पड़ी। भैया नियोजन से आर्थिक विकास की नींव पड़ी। आर्थिक विकास की नींव कैसे पड़ी? क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजनाएं बन गई 1951 से लेकर 56 तक, दूसरी 56 से लेकर 61 तक, तीसरी 61 से लेकर 66 तक। तो ये क्या थी? एक आगामी विकास की नींव थी। क्यों? क्योंकि पहली बन गई है, इसका मतलब 5 साल बाद दूसरी बनेगी, फिर तीसरी बनेगी, मतलब जो विकास जो है वो क्या हो रहा है? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। तो पहला पॉइंट तो क्या दे सकते हैं बुनियादी या आधारभूत संरचना में कि इससे नियोजन से अपने आगामी विकास की प्रक्रिया या आगामी विकास की नींव पड़ी। सेकेंड पॉइंट अपने दे सकते हैं भैया, इससे सिंचाई, बिजली व उत्पादन के लिए भाखड़ा नांगल परियोजनाएं और हीराकुंड जैसी परियोजनाएं प्रारंभ हुई। भाखड़ा नांगल परियोजना भैया अभी बताया था मैंने, आपके पंजाब में है, सतलज नदी के ऊपर बांध बनाया गया है, भाखड़ा नांगल बांध। इसके अलावा हीराकुंड परियोजना कहाँ पे है? अपने ओडिशा में है। 1957 में भैया अपने यहाँ पर यह परियोजना प्रारंभ की थी और महानदी जो है इसके ऊपर यह परियोजना बनाई गई है। तो कहने का मतलब हो गया कि नियोजन से अपने बिजली व सिंचाई के उत्पादन में भी क्या हुई? एक प्रकार से वृद्धि हुई। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, रक्षा उत्पादन आदि भी क्या हुए? शुरू हुए। क्यों शुरू हुए? देखो, आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जोर जो है वो किसके ऊपर दिया गया था? औद्योगिकरण के ऊपर। देखो, पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जोर किसके ऊपर था? कृषि के ऊपर। दूसरी में किसके ऊपर था? उद्योगों के ऊपर। तो उद्योगों पे जोर दिया गया, तो भैया इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई, तेल शोधन प्रणालियों की स्थापना हुई, जैसे असम है, मुंबई है, यहाँ पर अपने तेल शोधन परियोजनाएं प्रारंभ की गई। ठीक है, इसके अलावा ये अपने संचार है, परिवहन है, इनमें भी क्या हुई? वृद्धि हुई। मतलब अपने आज़ादी के बाद भी या जो नियोजन की प्रक्रिया अपनाई थी, इस नियोजन की प्रक्रिया से भारत में संचार के क्षेत्र में वृद्धि हुई, परिवहन के साधनों में वृद्धि हुई। सेकेंड बात करते हैं भैया भूमि सुधार। अपने नियोजन की प्रक्रिया के कारण भैया भूमि में भी क्या हुआ? सुधार हुआ। भूमि सुधार के ऊपर भी जोर दिया गया। कैसे? इसके अंतर्गत क्या हुआ? पहला काम तो यह हुआ कि जो जमींदारी प्रथा थी उसकी क्या कर दी गई? समाप्ति कर दी गई।
जमींदार कौन होते हैं आप सब जानते हो भैया। जमींदार जो थे, ये जमींदार क्या करते थे, ये किसानों का शोषण करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनको पैसे ब्याज के ऊपर पैसे देते थे और फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगाकर एक प्रकार से किसान जो था उस किसान की ज़मीनों को ही हड़प लेते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते, उनका शोषण करते, ब्याज न चुकाने के कारण उनके साथ लूटपाट करते, मारपीट करते थे। तो अपने नियोजन की प्रक्रिया जो थी, उस नियोजन की प्रक्रिया के तहत पहला काम क्या किया गया कि ये जमींदारी प्रथा थी, इसको ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसको समाप्त करने से क्या हुआ भैया, जो किसानों का जो शोषण हो रहा था उस शोषण में क्या आई, कमी आई। अरे सबसे पहले तो अपने शोषण कौन कर रहे थे इस समय, पहले तो अंग्रेज शोषण कर रहे थे, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के जाने के बाद में कौन आ गए, जमींदार शाहूकार ये आ गए, महाजन वगैरह ये आ गए, तो इन्होंने शोषण करना प्रारंभ कर दिया। तो इस जमींदारी प्रथा को ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इससे किसानों के शोषण में क्या हुई, कमी हुई। तीसरा पॉइंट है अपने भैया, खेती नहीं करने वाले जमीन मालिकों को जमीन से वंचित होना पड़ा। मतलब कुछ लोग ऐसे थे भैया जिनके पास में अनाप शनाप जमीन थी, खूब सारी उनके पास में जमीन थी, लेकिन वो उस जमीन का कोई भी उपयोग नहीं कर रहे थे। पैसे वाले लोग थे, उनके पास में खूब सारी जमीन थी, जमीन पर वो खेती नहीं कर रहे थे, तो उनको उनकी जमीन से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। चौथा पॉइंट है भैया, अपने भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ किया गया। मतलब जहां पर कई लोगों के पास में छोटे छोटे टुकड़े थे भूमि के, किसी के पास में 2 बीघा, किसी के पास में 5 बीघा, किसी के पास में 7 बीघा, तो उस भूमि पे ना तो अच्छी तरह से कृषि हो रही थी, ना कोई उद्योग धंधों की स्थापना हो रही थी, कुछ भी। वह एक प्रकार से अपने देखे तो वह जमीन जो है वो एक प्रकार से अनुपयोगी साबित हो रही थी। तो अपने नियोजन की प्रक्रिया के दौरान क्या किया गया भैया, जो छोटे छोटे जमीन के जो टुकड़े थे, छोटे छोटे जो खंड थे, उन सभी को मिलाकर एक बड़ा क्षेत्र, एक बड़ा खंड या एक बड़ी जमीन बना दी गई। इसके बाद है भैया बटाई आप जानते हो, ठीक है। बटाई पर जमीन बोने वाले काश्तकारों को, मतलब मजदूरों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। अपने कई बार बोलते हैं ना कि हाँ मड़ो खेत तू वाला आ दो तेरो आ दो मेरो, ठीक है। फिर जैसे ही अपने फसल निकलती है, फसल निकलने के बाद अपने कहते हैं तेरे को आधा नहीं दूंगा, तेरे को तो 1/10 दूंगा, 1/20 दूंगा। तो इसके लिए क्या किया गया, इन काश्तकारों का जो शोषण हो रहा था, इन काश्तकारों के साथ में जो बेईमानी हो रही थी, जो धोखा हो रहा था, उसको समाप्त करने के लिए भी नए कानून पारित किए गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा जो परिणाम आता है वो आता है भैया हरित क्रांति। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। हरित क्रांति, देखो भैया हरित क्रांति है क्या। देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि गेहूं क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं गेहूं क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है। तो भैया गेहूं क्रांति जो है वो इसी हरित क्रांति को अपने कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई थी वो कहाँ, किस में हुई थी, गेहूं में हुई थी, इस हरित क्रांति से। इसलिए इसको क्या कहते हैं, गेहूं क्रांति। अब देखो समझो इसको, क्या है हरित क्रांति। हरित क्रांति देखो भैया, हरित क्रांति का कारण क्या था। पहली बात तो यही आती है कि साहब हरित क्रांति क्यों आई भारत में, ऐसा क्या हुआ था भारत में। तो भारत में किसकी कमी हो गई थी भैया, खाद्यान्न की कमी हो गई थी। खाने पीने की जो वस्तुएं थी, खाने पीने की जो सामग्री थी, अनाज जो था, दलहन जो था, अपने जितनी भी खाद्य सामग्री थी उनकी क्या हो गई, कमी हो गई। इसकी वजह से हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ। अब कमी क्यों हुई, दूसरी बात ये आती है, कमी इसलिए हुई क्योंकि भैया 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया। और इसी दौरान भारत में क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। मतलब ये सारी समस्याएं जो है 1960 के दशक में आ गई थी, जिसकी वजह से भारत में भैया खाद्यान्न की क्या हो गई, कमी हो गई। और इस खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए जो क्रांति प्रारंभ की गई, वही क्रांति कौन सी है, हरित क्रांति है। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है, साहब ये हरित क्रांति कहते किसको है, इसमें हुआ क्या था। तो देखो जो अपने खाद्यान्न का जो संकट था, इस खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए या खाद्यान्न में वृद्धि करने के लिए या कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो नए नए बीज, नए रासायनिक उर्वरक, जो नए यंत्रों का प्रयोग किया गया, जिससे खाद्यान्न में क्या हो सके, वृद्धि हो सके, उसे ही क्या कहा गया, हरित क्रांति कहा गया। ठीक है, कैसे बीज काम में लिए गए, HYV जो बीज होते हैं भैया, उन बीजों का क्या किया गया, अधिक से अधिक प्रयोग किया गया, ताकि उत्पादन में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। अब देखो यहाँ पर
क्वेश्चन बनता है हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था भैया। 3 तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन तो हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था भैया, 1966-67, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पूछ ले कौन से दशक में हुआ था तो दशक पूछ ले तो भैया कौन सा दशक हो गया, 1960 का दशक। दशक का मतलब कितने साल, 10 साल। तो 1960 से लेके 1970, तो वह कौन सा दशक होगा, 1960 का दशक। अगर पूछ ले हरित क्रांति का प्रारंभ कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ, तो ध्यान रखना भैया तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, ये ध्यान रखना है आपको। देखो पहली पंचवर्षीय योजना मैंने आपको क्या बताया था भैया, कितने वर्ष के लिए बनती है, 5 वर्ष के लिए बनती है। पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी थी, 1951 में। तो 5 वर्ष का मतलब 1956 तक हो गई पहली। दूसरी हो गई भैया 56 से लेकर 61 तक, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गई 61 से लेकर 66 तक। 3 पंचवर्षीय योजनाएं कंटिन्यू बनी थी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन 1965 में भैया भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो गया था, अकाल पड़ गया था, मतलब भारत की एक प्रकार से जो कंडीशन थी वो खराब हो गई थी। तो उस समय भैया पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनी। फिर हालांकि बननी तो चाहिए पंचवर्षीय योजना 1966 से, लेकिन पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। उस समय क्या हुआ था, 3 एक-एक साल की योजनाएं बनी थी। 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ये 3 एक-एक साल की योजना बनी थी जिनको वार्षिक योजना कहते हैं। तो ध्यान रखना अपने जो ये हरित क्रांति का प्रारंभ है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो वार्षिक योजनाएं बनी थी ना, उन वार्षिक योजनाओं में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। क्लियर है। जनक पूछ ले भैया, हरित क्रांति का जनक कौन था। संपूर्ण विश्व की बात कर ले तो संपूर्ण विश्व में जनक था भैया नॉर्मन बोरलॉग। और अगर भारत की बात कर ले तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक था वो कौन था, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्लियर है। अब भैया इस हरित क्रांति से किसका उत्पादन बढ़ा, मतलब कौन सी फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हुई थी, गेहूं में हुई थी। सेकंड स्थान किसका था, चावल का था। इसीलिए मैंने हरित क्रांति को कौन सी क्रांति कहा था, गेहूं क्रांति कहा था। अगर आपको ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा लाभ किन राज्यों को हुआ, तो सबसे ज्यादा लाभ हुआ था भैया पंजाब और हरियाणा को। इसके साथ साथ में जो यूपी है उसको भी फायदा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा भैया किन व्यक्तियों को लाभ हुआ, व्यक्ति पूछ ले अपने को, तो ध्यान रखना भैया हरित क्रांति में मैंने क्या बताया अभी, नए नए बीज, नए नए रासायनिक उर्वरक, नए नए यंत्रों का प्रयोग किया गया। तो भैया इन चीजों का इस्तेमाल कौन कर सकता है, पैसे वाला व्यक्ति कर सकता है। अरे जो एक गरीब किसान है उससे कोई फायदा नहीं हुआ इससे, क्यों, क्योंकि उसके पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है, नए नए यंत्र खरीदने के लिए पैसे नहीं है, नए नए खाद खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो उसको तो बेचारे को कोई फायदा ही नहीं हुआ। फायदा किसको हुआ, जिसके पास में खूब सारे पैसे हैं, उसने तुरंत वो नए नए बीज खरीद लिए, HIV बीज जो है वो खरीद लिए, नए यंत्रों का उसने प्रयोग किया, नई पद्धति उसने अपनाई, नए उर्वरक उसने अपनाए, नई खाद उसने प्रयोग की। तो फायदा किसको हुआ, धनी लोगों को फायदा हुआ। किसको हुआ, धनी किसानों को और बड़े भूस्वामियों को इससे क्या हुआ, फायदा हुआ। ठीक है भैया, ये थी अपने आज की क्लास। अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखे हैं जो अपने इसी चैप्टर से रिलेटेड है, कई बार पूछ लेते हैं। इनमें समझाने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको कॉपी में नोट कर लेना है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भारत में किसे जाना जाता है, या पूछ ले श्वेत क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है भैया ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, इसका संबंध किससे है, तो भैया यह है 1970 में प्रारंभ हुआ था। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने से है, मतलब दूध के उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार से की जाए, उसके लिए क्या परियोजना अपनाई जाए, उसके लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया उसी का नाम था ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। एक क्वेश्चन कई बार पूछते हैं भैया 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हुआ था, तो ध्यान रखना कब हुआ था, 1967 में। ये चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुका है। अब आप कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ नियोजन के परिणाम। ठीक है, नियोजन के परिणाम, और इसमें लिखो भैया भारत ने जो नियोजन की प्रक्रिया अपनाई थी, भारत ने जो नियोजन की प्रक्रिया अपनाई थी उसके निम्नलिखित परिणाम निकले। नंबर पहले तो ये लिख लो भैया, नियोजन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप
आर्थिक विकास व लोगों के भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता मिली तथा देश का विकास जो है वो एक समान न होकर असमान रूप से हुआ। ठीक है, फिर आप पैराग्राफ चेंज करो और लिखो, नियोजन के परिणामों को हम मुख्य रूप से 3 आधारों पर समझ सकते सॉरी भैया, नियोजन के परिणामों को हम मुख्य रूप से 3 बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर नंबर 1 हेडिंग लगाओ, बुनियाद या आधारभूत संरचना। ठीक है, इसमें लिखो फिर आप नंबर 1 लगा के कि भारत के आगामी आर्थिक विकास की नींव पड़ी। फर्स्ट पॉइंट लिख लो, नियोजन से भारत के आगामी आर्थिक विकास की नींव पड़ी। नंबर 2 लिखो, नियोजन से सिंचाई, बिजली व उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसी परियोजनाएं प्रारंभ की गई। इसमें हीराकुंड में लिख लेना भैया, ओडिशा में है ये। ठीक है, हीराकुंड परियोजना कहाँ पे है? ओडिशा में, महानदी के ऊपर। नंबर 3 भैया, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, रक्षा उत्पादन आदि शुरू हुए। नंबर 4, संचार व परिवहन के आधारभूत ढांचे में वृद्धि हुई। इस प्रकार से लिख लिया। फिर नंबर 2 हेडिंग लगाओ, भूमि सुधार। इसमें लिखो भैया, नियोजन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भूमि सुधार कार्यक्रम भी प्रारंभ हुए। फिर नंबर 1 लगा के लिख लो, इसमें जमींदारी प्रथा की समाप्ति हुई। नंबर 2, किसानों के शोषण में कमी आई। नंबर 3, खेती नहीं करने वाले जमीन मालिकों को जमीन से वंचित होना पड़ा। नंबर 4, भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ किया गया। नंबर 5, बटाई पर जमीन बोने वाले काश्तकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। यहाँ तक करने के बाद में नंबर 3 हेडिंग लगाओ भैया, हरित क्रांति। इसमें लिखो कुछ हरित क्रांति। सबसे पहले तो आप ये लिखो, हरित क्रांति के प्रारंभ होने का प्रमुख कारण देश में खाद्यान्न संकट का उत्पन्न होना था। खाद्यान्न संकट का उत्पन्न होना था, क्योंकि 1962 और 65 के युद्ध तथा इसी दौरान पड़े अकाल के कारण भारत में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। इसी खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया उसे ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। आगे लिखो, हरित क्रांति के अंतर्गत सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराना शुरू किया तथा सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो भैया, हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में, ऐसा का ऐसा लिख लो अपने। ठीक है, हरित क्रांति का प्रारंभ, फिर ऐसे की ऐसी लाइन लिख लो, समझ जाओगे आप। फिर सेकंड लाइन में लिख लो, हरित क्रांति का जनक, ये दोनों इस प्रकार से लिख लो भैया, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन। फिर नीचे लिख लो, उत्पादन बढ़ा किनका? गेहूं और चावल का। फिर लिख लो, लाभ पंजाब और हरियाणा को। ठीक है, फिर व्यक्तियों को लाभ, धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को। यहाँ तक हो गया, ये अपना परिणाम कंप्लीट हो गए। ठीक है, फिर नीचे भैया ये 3 पॉइंट लिख लो अपने इस प्रकार से एक एक लाइन में। ठीक है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया या श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। सेकंड लाइन में लिख लो, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु चलाया
गया। और थर्ड लाइन में लिख लो 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1967 में हुआ। ये भैया अपने चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चौथा चैप्टर अपने सिलेबस में है नहीं। नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा अपना 5वां चैप्टर। ओके भैया, दैट्स